जिसका अंदेशा था वो हो गया। ईरान में 12-13 जून की दरमियानी रात सोते हुए लोगों की आंखें धमाकों की आवाज़ से खुली तो घड़ी में 3 बजे का वक्त था। सोशल मीडिया जो आमतौर पर उस देश में सेंसर्ड है वो हरकत में आ चुका था। ऐसे वीडियोस तैरने लगे जिनमें उन धुएं के गुबार थे और जलती हुई इमारतें दिखाई दे रही थीं। जब सूरज रोशन हुआ तो कयासों से धुंध छटी। खबर मिली कि देश की आर्मी लीडरशिप समेत सबसे ताकतवर लोगों में से कुछ मार दिए गए हैं। कई जगहों पर बमबारी हुई है और ये सब कुछ किया है इजराइल ने। बीती रात इजराइल ने ईरान के करीब 100 ठिकानों पर बमबारी की। इसे नाम दिया ऑपरेशन राइजिंग लायन, जागता हुआ सिंह। ऑपरेशन में 200 फाइटर जेट से काम लिया गया। यह ईरान पर इजराइल का सबसे बड़ा हमला है। हमले के टारगेट्स थे राजधानी तेहरान से लेकर के नतांज तक के न्यूक्लियर और मिलिट्री ठिकाने, ईरान के टॉप सैन्य कमांडर्स के घर और सीनियर साइंटिस्ट के सुरक्षित कॉम्प्लेक्स। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक 6 नामचीन न्यूक्लियर वैज्ञानिक मारे गए। वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम की रीढ़ माने जाते थे। ईरानी सेना के कई टॉप जनरल्स की मौत हुई है, लेकिन ईरानी मीडिया ने आम नागरिकों की मृत्यु की रिपोर्ट भी दी है। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक इजरायली हमलों में अब तक 70 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, 320 से ज़्यादा जख्मी हैं। 13 जून की सुबह ईरान ने जवाब देने की भी कोशिश की। इजराइल पर लगभग 100 ड्रोन दागे। इजरायली सेना ने दावा किया कि ज़्यादातर ड्रोन रास्ते में ही गिरा दिए गए। इजराइल में इमरजेंसी फिलहाल लगा दी गई है। ईरान की ओर से बड़े हमले की आशंका जताई जा रही है। इस बीच अमेरिका कहता रहा कि हम शामिल नहीं थे इस हमले में, लेकिन ईरान अपना ही बोया काट रहा है। ईरान कह रहा है कि बिना अमेरिकी मिली भगत के ये मुमकिन ही नहीं था। और दुनिया क्या कह रही है? दुनिया पूछ रही है कि क्या ये एक सीमित सैन्य कार्रवाई थी या वेस्ट एशिया एक नए युद्ध में दाखिल हो चुका है? जवाब आज के शो में टटोलने की कोशिश करेंगे। अपन हैं कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल खबरों का बुलेटिन दुनियादारी। Brought to you by Candid, Sharda University and Higher. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। इजराइल ने ये हमला किस तरह किया, कौन से हथियार इस्तेमाल हुए, ईरान के आकाश को कैसे भेदा गया, ये पूरी कहानी आगे बताएंगे। लेकिन पहले जानिए हमले की वजह। इस हमले की भूमिका काफ़ी समय से बनाई जा रही थी। इजराइल ने इसे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक बताया है, यानी पहले वार करके खतरे को टालना। इजरायली सेना ने कहा कि ये कार्रवाई ईरान की लगातार बढ़ती आक्रामकता के जवाब में थी और ये हमला सिर्फ शुरुआत है। उनका आरोप है कि ईरान गुपचुप तरीके से परमाणु बम तैयार करने में जुटा है। इजराइल के मुताबिक ईरान के पास इतनी यूरेनियम सामग्री है कि वो कुछ ही दिनों में 15 परमाणु बम बना सकता है। इजराइल हमेशा से कहता रहा है कि जिस दिन ईरान ने परमाणु बम बना लिया उस दिन हमारा अस्तित्व यानी इजराइल का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। साल 2000 में हाशिम रफसेजानी और 2005 में महमूद अहमदीनेजाद ईरान के राष्ट्रपति हुआ करते थे। दोनों ने खुलेआम धमकी दी थी कि इजराइल को जड़ से मिटा दिया जाएगा। इसीलिए इजराइल ने ईरान के पूरे मिलिट्री और न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, the world comes together at Sharda University. लेकिन सबसे बड़ा और सबसे अहम निशाना था नतांज। नतांज तेहरान से करीब 225 किलोमीटर दूर इस्फहान प्रांत में बसा छोटा सा शहर है। लेकिन पिछले 2 दशकों से दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों, न्यूक्लियर वॉचडॉग्स और एक्सपर्ट्स की नज़र इस जगह पर बनी हुई है। ईरान की सबसे बड़ी यूरेनियम संवर्धन सुविधा यानी फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट FEP यहीं पर मौजूद है। यहीं पर ईरान ने बीते 3 साल में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर फ्यूल ईंधन तैयार किया। इस साइट का कुछ हिस्सा ज़मीन के ऊपर है और कुछ ज़मीन के नीचे। ज़मीन के नीचे इसका वो हिस्सा है जिसे लेकर इजराइल और अमेरिका खासा चिंतित रहते हैं। नतांज साइट के भीतर 2 तरह की यूनिट हैं, 2 यूनिट्स हैं। एक है FEP यानी फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट और एक है PFEP यानी पायलट फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट। FEP में 50,000 सेंट्रीफ्यूज लगाए जा सकते हैं। सेंट्रीफ्यूज की मदद से यूरेनियम एनरिचमेंट होता है। मौजूदा समय में लगभग 16,000 सेंट्रीफ्यूज लगाए जा चुके हैं, जिनमें से 13,000 सक्रिय हैं। ये सेंट्रीफ्यूज यूरेनियम
को लगभग 5% तक की शुद्धता में एनरिच करते हैं, जिसका इस्तेमाल नॉर्मल यूसेज के लिए किया जाता है। लेकिन PFEP जो ज़मीन के ऊपर बताया जाता है वो कुछ एक 100 सेंट्रीफ्यूज के ज़रिए यूरेनियम को 60% तक 60% तक एनरिच करता है और यहीं से ख़तरे की असली आशंकाएं शुरू होती हैं, क्योंकि 60% तक एनरिचमेंट का मतलब है कि बस कुछ तकनीकी सुधार के बाद ये ईंधन सीधे न्यूक्लियर बम बनाने में इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि 90% की सीमा तक पहुंचते ही आप बम बना सकते हैं। पश्चिमी देशों के लिए यही सबसे बड़ी चिंता है। इस साइट का इतिहास भी उतना ही विवादित है। 2002 में एक निर्वासित ईरानी विपक्षी संगठन ने इसकी मौजूदगी का पहली बार खुलासा किया। तब से अब तक ये साइट कई बार तोड़फोड़ और साइबर हमलों का निशाना बन चुकी है। 2010 में इस पर स्टक्सनेट नाम का एक वायरस हमला हुआ। कहा गया कि इस वायरस को इजराइल और अमेरिका ने मिलकर के डिज़ाइन किया था। इसने सैकड़ों सेंट्रीफ्यूज बर्बाद कर दिए थे। 2020 और 2021 में फिर से रहस्यमयी तरीके से धमाके हुए, ब्लैकआउट हुआ, कुछ हिस्सों में आग भी लगी। ईरान ने सीधे इजराइल पर ही आरोप लगाया। 2023 में ईरान ने नतांज के अंदर एक नई सुरंगनुमा अंडरग्राउंड फैसिलिटी का निर्माण शुरू किया। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला पिकैक्स माउंटेन नाम के पहाड़ के नीचे 4 सुरंगों को काटा गया है, 2 पूर्व में 2 पश्चिम में। इन सुरंगों की चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर है। अनुमान है कि इनमें नीचे 80 से 100 मीटर गहराई में एक ऐसा न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है जो सामान्य मिसाइलों या बमों से सुरक्षित रहे। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये और भी गहराई तक जा सकता है। यहाँ अप्रैल 2023 में प्लैनेट लैब्स की सैटेलाइट तस्वीरों में विशाल मिट्टी के टीले देखे गए, जिससे पता चला कि पहाड़ खोदकर विशालकाय संरचना बनाई जा रही है। अमेरिकी थिंक टैंक है जेम्स मार्टिन सेंटर और इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इन दोनों ने चेतावनी दी थी कि ये नया कॉम्प्लेक्स पश्चिमी देशों की बमबारी से शायद ही तबाह किया जा सके। फिर 13 जून 2025 की सुबह 4:18 पर सोशल मीडिया पर अचानक वीडियो तैरने लगे। काला धुआं, आग की लपटें, धमाकों की आवाज़ें, नतांज में विस्फोट हुआ था। ईरानी स्टेट टीवी ने पुष्टि की कि साइट पर कई बार हमले हुए। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि क्षति कितनी हुई, नुकसान कितना हुआ, क्या वाकई न्यूक्लियर फैसिलिटी को नुकसान पहुंचा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने ईरानी अधिकारियों से कुछ अपडेट्स लिए हैं और उसके आधार पर बताया है कि इस साइट से अब तक किसी तरह के न्यूक्लियर रेडिएशन की कोई सूचना नहीं है और ईरान के बाकी न्यूक्लियर साइट्स जैसे इस्फहान और फोर्दो को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। फोर्दो भी एक जानी मानी साइट है। ईरान की राजधानी तेहरान से लगभग 90 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी के नीचे है। इसे अमेरिका ने 2009 में दुनिया के सामने उजागर किया था। यहाँ जगह सिर्फ एक फुटबॉल मैदान जितनी है, लेकिन अंदर 3000 सेंट्रीफ्यूज लगाए जा सकते हैं। अब जानते हैं कि इजराइल ने नतांज के अलावा ईरान में कहां कहां हमला किया। नतांज के अलावा राजधानी तेहरान और उसके आसपास के मिलिट्री बेसिस पर हमला हुआ। 4 सीनियर ईरानी अफसरों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि कम से कम 6 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। नक्शे पर आप देख सकते हैं। पहला है तब्रिज, ईरान से करीब 600 किलोमीटर दूर। यहाँ एक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर और 2 मिलिट्री ठिकानों पर हमला हुआ। दूसरा इस्फहान, ये शहर तेहरान से करीब 450 किलोमीटर दक्षिण में है। यहाँ ईरान की मिलिट्री और न्यूक्लियर मशीनरी का अहम हिस्सा है। तीसरा है अराक, तेहरान से करीब 280 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में बसा हुआ शहर। यह ईरान के हेवी वाटर न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ा रहा है। चौथा है करमनशाह, ये शहर तेहरान से करीब 500 किलोमीटर पश्चिम में है। यहाँ कई मिलिट्री बेसिस मौजूद हैं। अब तक इतने ही शहरों में हमले की पुष्टि हुई है। ये सभी या तो न्यूक्लियर या मिलिट्री या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में आते हैं। अब राजधानी तेहरान को देखिए, यहाँ कई कमांडर्स के हाई सिक्योरिटी वाले रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स शामिल थे। यहाँ ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर्स रहते हैं। यहाँ 3 रिहायशी इमारतें पूरी तरह ध्वस्त हो गईं। इजराइल के इस ऑपरेशन में ईरान के कई टॉप जनरल्स मारे गए। इजरायली सेना ने इन मौतों की पुष्टि की है। उन्हें ईरान के सबसे ताकतवर लोगों में गिना जाता है। सबसे बड़ा नाम है मेजर जनरल मोहम्मद बाखेरी का। वो ईरानी आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ थे। अली खामेनेई के बाद सेना में वही सबसे ताकतवर थे। बाखेरी सीधे तौर पर करीब 5 लाख से ज्यादा
एक्टिव ईरानी सैनिकों की कमांड देख रहे थे। इस टुकड़ी को जनरल स्टाफ कहा जाता है। अमेरिका ने इसे ईरान की सबसे ताकतवर मिलिट्री बॉडी बताया है। 2019 में अमेरिका ने बाकेरी को आतंकवाद और अस्थिरता फैलाने का जिम्मेदार मानते हुए इस पर प्रतिबंध लगाए थे। बाकेरी की एक तस्वीर उस समय काफी मशहूर हुई थी जब 2017 में उन्हें सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार के साथ लड़ते ईरानी सैनिकों के बीच देखा गया। इसके अलावा बाकेरी कूटनीतिक बैक चैनल्स का भी हिस्सा रहे। अप्रैल 2024 में बाकेरी ने तेहरान में सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर प्रिंस खालिद बिन सलमान से मुलाकात की। मई 2024 में रॉयटर्स की रिपोर्ट आई। इसी बैठक में सऊदी के प्रिंस खालिद ने बाकेरी को चेतावनी दी थी कि ट्रंप जिस न्यूक्लियर डील की बात कर रहे हैं उस पर गौर करो, वरना इजराइल से जंग टालनी मुश्किल हो जाएगी। अब आते हैं दूसरे नाम पर, जनरल हुसैन सलामी। हुसैन सलामी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC के सर्वोच्च कमांडर थे और सीधे सुप्रीम लीडर खामेनेई को रिपोर्ट करते थे। इसकी अहमियत और अच्छे से समझते हैं। IRGC ईरान की सबसे ताकतवर मिलिट्री फोर्स है। साल 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद इसकी स्थापना हुई थी। 1979 में अमेरिका समर्थित मोहम्मद रजा शाह पहलवी की हुकूमत का तख्ता पलट हुआ। अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी सत्ता में आए। रजा शाह तो देश और अपनी हिफाजत के लिए रेगुलर आर्मी से काम चलाते थे, लेकिन नया निज़ाम एक ऐसी फौज भी चाहता था जो सिर्फ बॉर्डर नहीं बल्कि इस्लामिक क्रांति की भी हिफाजत करे। इसी ख्याल से, इसी विचार से IRGC बनी। खुमैनी ने इसे इस्लामिक इंकलाब का पहरेदार बनाया। संविधान में बाकायदा इसकी जगह दी गई। तय हुआ कि रेगुलर आर्मी इंटरनेशनल बॉर्डर संभालेगी, IRGC अंदरूनी दुश्मनों से निपटेगी। लेकिन वक्त के साथ साथ IRGC का दायरा इतना फैला कि वो खुद एक संपूर्ण सेना बन गई। जानकार मानते हैं कि IRGC ईरान के अंदर विरोध को कुचलती भी है और बाहर पूरे मिडिल ईस्ट, सीरिया, इराक, लेबनान और यमन जैसे देशों में हजारों इसके लड़ाके और मिलिशिया समूहों को ट्रेनिंग, हथियार और पैसा भी देती है। हर जगह ईरान की मौजूदगी इसी के नेटवर्क से बनती है। जनरल हुसैन सलामी 2019 से इस पूरी मशीनरी के चीफ थे। ईरानी मीडिया ने उस जगह की वीडियो रिलीज की है जिस जगह उनकी मौत हुई। मारे जाने वालों में तीसरा नाम है जनरल गुलाम अली राशिद का। वो ईरानी आर्म्ड फोर्सेस के डिप्टी कमांडर थे, यानी तीनों टॉप मिलिट्री ब्रेन्स एक ही हमले में ख़त्म कर दिए गए। इनकी गैर मौजूदगी में ईरान के लिए किसी भी हमले की जवाबी कार्रवाई की प्लानिंग और भी मुश्किल हो जाएगी। मिलिट्री से जुड़ा एक और नाम है अली शामखानी। शामखानी ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के सबसे भरोसेमंद और करीबी सलाहकारों में से थे। 2013 से लेकर के 2023 तक शामखानी ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव रहे, यानी एक दशक तक ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के मास्टर प्लानर थे। उससे पहले उन्होंने IRGC में भी कई अहम पद संभाले थे। शामखानी की एक छवि जो है वो एक सॉफ्ट डिप्लोमेट की भी रही। वॉशिंगटन और यूरोप के फॉरेन पॉलिसी सर्कल्स में वो एक चिर परिचित नाम थे। सऊदी अरब से रिश्तों की बहाली वाले डील में भी उन्हीं पर भरोसा किया गया। उन्होंने ही सऊदी अरब के साथ साल 2023 में हुए ऐतिहासिक समझौते में ईरान की तरफ से बातचीत की थी। ट्रंप के कार्यकाल में जब ईरान न्यूक्लियर टेबल पर लौटा तब भी सलाह शामखानी ही दे रहे थे। लेकिन ईरान का नुकसान सिर्फ सेना के कमांडर्स तक सीमित नहीं है। ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने एक और बड़ा दावा किया है। उसने कहा कि इजराइल के हमले में ईरान के 6 टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी मारे गए। ये सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित रहे हैं। पहला नाम है फरीदून अब्बासी का। ये ईरान की परमाणु ऊर्जा एजेंसी के मुखिया रहे हैं। दूसरा नाम है मोहम्मद मेहदी तेहराची का। मोहम्मद मेहदी तेहराची थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे, सैद्धांतिक भौतिक शास्त्री। मेहदी ईरान की न्यूक्लियर साइंस रिसर्च में बड़ा नाम है। इसके अलावा 4 और न्यूक्लियर साइंटिस्ट अब्दुल हमीद मीनूचहर, अहमद रजा जुल्फगारी, अमीर हुसैन फ़क़ही और मुतलिबली ज़ादे भी इस हमले में मारे गए। अब जानते हैं कि इजराइल ने इस ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया, प्लानिंग कैसे की। कहा जा रहा है कि इसके पीछे बरसों की तैयारी थी। इजरायली अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल ने इस बाबत कुछ खुलासे किए हैं। इजरायली सुरक्षा अधिकारियों के हवाले से अखबार ने लिखा है कि इस ऑपरेशन की नींव इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और इजरायली डिफेंस फोर्सेस IDF की साझा प्लानिंग पर टिकी थी। मोसाद ने ईरान के अंदर एक गुप्त ड्रोन
ड्रोन बेस खड़ा किया। चौंकाने वाली बात यह है कि यह बेस राजधानी तेहरान के बेहद करीब था। इसी बेस के निशाने पर ईरान के कुछ मिसाइल लॉन्चर थे जो इजराइल की तरफ निशाना साध रहे थे। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद एक और परत खुलती है। इजरायली एजेंट्स ने ईरान के अंदर हथियारों से लैस गाड़ियां घुसा दी थीं। इन्हीं से ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया गया। ईरान की ढाल टूट गई और उसके बाद तीसरी और सबसे खतरनाक चाल थी मोसाद के कमांडोज। उन्होंने ईरान के सेंट्रल हिस्से में एंटी एयरक्राफ्ट साइट्स के पास प्रिसीजन मिसाइल सिस्टम लगाए। किसी को भनक तक नहीं लगी। एक इजरायली अधिकारी ने टाइम्स ऑफ इजराइल से बताया कि यह सब कुछ जासूसों की मदद से हुआ जो ईरान के भीतर काम कर रहे थे। यानी हमला शुरू होने से पहले ही जमीन तैयार हो चुकी थी, टारगेट्स लॉक थे, रास्ते साफ किए जा चुके थे और जैसे ही वक्त आया सब कुछ एक साथ सक्रिय हुआ। लेकिन जानकार कहते हैं कि इजराइल के इस हमले का उल्टा असर भी हो सकता है। हमला ईरान को बहाना दे सकता है कि वो कूटनीतिक बातचीत से हट जाए, इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स को पूरी तरह बाहर निकाल दे और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को और भी ज़्यादा अंडरग्राउंड कर दे। इससे अमेरिकी एजेंसियों की जानकारी पर भी पर्दा पड़ जाएगा और अगर ईरान ने फिर से प्रोटेक्टेड और बंकरनुमा प्लांट बनाए तो अगली बार हमला और कठिन होगा। हमने जानकारों से इस सिलसिले में बात की और उनकी राय जानी। देखिए, अंग्रेजी में एक टर्म यूज होता है न्यूक्लियर ब्रिंक्समैनशिप, जिसका मतलब ये होता है कि एक पार्टी या दो पार्टी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने और न्यूक्लियर बॉम्ब को, परमाणु बम को इस्तेमाल करने की धमकी देते रहते हैं। जैसे रशिया के केस में भी हमने देखा था यूक्रेन में कि न्यूक्लियर ब्रिंक्समैन की तरफ जा रहे थे। ईरान के सुप्रीम लीडर के पास अब ये चॉइस है, ईरान की सरकार के पास अब जो चॉइस है वो ये है कि क्या वो इतना जोखिम उठाना चाहते हैं कि वो बम बनाने की तरफ जाएं। अगर वो बम बनाते हैं तो जोखिम ये होगा कि ईरान के ऊपर जो इजराइल के अटैक्स हैं और शायद अमेरिका के अटैक्स भी और ज्यादा सीवियर हो जाएंगे, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने भी धमकी दी है। यहाँ सीवियर एक बड़ा खतरनाक शब्द है, क्योंकि सीवियर का मतलब ये भी हो सकता है कि सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक न हो, कि शायद लीडरशिप पे भी अटैक किया जाए। अभी तक सिर्फ उनके मिलिट्री चीफ ऑफ स्टाफ को मारा गया है, उन पे ऊपर अटैक हुआ है, लेकिन हो सकता है कि किसी और के ऊपर भी अटैक हो जाए। अब अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका इस हमले में दबे छिपे तौर पर शामिल था या नहीं, इस सवाल पर चर्चा हो रही है। हमले के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बयान दिया कि अमेरिका ईरान पर हुए हमलों में शामिल नहीं था। बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमने ना तो इन हमलों में हिस्सा लिया और ना ही इन्हें अंजाम देने में कोई भूमिका निभाई। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ईरान को एक सख्त चेतावनी भी दी। कहा कि ईरान को अमेरिकी ठिकानों या कर्मचारियों को निशाना नहीं बनाना चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो अंजाम भुगतने होंगे। ईरान के विदेश मंत्रालय ने हालांकि कहा कि ऐसा हमला अमेरिका की मिली भगत और अनुमति के बगैर मुमकिन ही नहीं था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, मैंने 2 महीने पहले ईरान को 60 दिन का अल्टीमेटम दिया था, उन्हें डील कर लेनी चाहिए थी। आज 61वां दिन है, अभी भी उनके पास दूसरा मौका है। अब एक टाइमलाइन आप देखिए, इससे आपको अमेरिका की भूमिका के संबंध में कुछ संदर्भ स्पष्ट होंगे। जनवरी 2025 में ट्रंप ने दोबारा व्हाइट हाउस संभाला। मिडिल ईस्ट पहले से ही बारूद के ढेर पर बैठा था। गजा युद्ध अपने 21वें महीने में दाखिल हो चुका था और इजराइल ईरान तनाव चरम पर था। ट्रंप ने सत्ता में आते ही ईरान के साथ न्यूक्लियर डील पर नए सिरे से बातचीत की पहल की। फरवरी में आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए दबाव बनाया। मार्च में खुलकर के धमकी दी या तो समझौता करिए या फिर अंजाम भुगतिए। अप्रैल में ईरान ने बातचीत की मेज पर लौटने का संकेत दिया। ओमान में बातचीत शुरू भी हुई। इसी दौरान नेतन्याहू और ट्रंप के बीच एक गहरा विरोध उभरने लगा। मई आते आते अमेरिकी इंटेलिजेंस को संकेत मिलने लगे कि इजराइल कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। रिपोर्ट आई कि नेतन्याहू ईरान पर एक तरफा हमले करने की तैयारी में है। ट्रंप इससे बहुत खुश नहीं थे, वो चाहते थे कि बातचीत के रास्ते से ही डील हो, लेकिन नेतन्याहू का रवैया अलग था। मई भर अटकलें चलती रहीं। कभी न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि ट्रंप ने हमला रुकवाया, तो कभी इजरायली चैनलों ने कहा कि इजराइल अकेले ही हमला कर लेगा। लेकिन नेतन्याहू खामोश थे और शायद तैयारी कर रहे थे। 11 जून की दोपहर एक चौंकाने वाली खबर आई। अमेरिका ने बगैर साफ वजह बताए इराक, लेबनान, कुवैत और सऊदी अरब से अपने नॉन एसेंशियल स्टाफ और उनके परिवारों को हटाना शुरू कर दिया। ट्रंप ने बस इतना कहा कि इलाका खतरनाक हो सकता है। आगे देखते हैं। उसी दिन पेंटागन की एक मीटिंग हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें भी इजराइल की योजना पर चर्चा हुई, लेकिन कुछ तय नहीं हुआ। 12 जून को बड़ा मोड़ आया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ने पहली बार ईरान को औपचारिक रूप से दोषी ठहराया।
कहा कि ईरान 20 साल से चल रही न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन संधियों का उल्लंघन कर रहा है। उसी शाम ईरान ने पलटवार किया, कहा कि अब हम नया एनरिचमेंट सेंटर बनाएंगे और इस बार हमें कोई नहीं रोकेगा। फिर ट्रंप ने देर शाम प्रेस से कहा इजराइल जल्द हमला कर सकता है और फिर 12 और 13 जून की दरमियानी रात वो हुआ जिसका अंदेशा था। ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत इजराइल ने हमला कर दिया। हमने एक्सपर्ट से पूछा कि क्या ये कहा जा सकता है कि वाकई अमेरिका इस हमले में शामिल नहीं था, और यदि था तो उसे स्वीकार करने से बच क्यों रहा है, जबकि ईरान से उसकी अदावत तो जग जाहिर है। ईरान के ऊपर कोई भी अटैक करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि ईरान में जो टारगेट्स हैं उनके लिए इंटेलिजेंस गैदरिंग करी जाए। इजराइल का बहुत अच्छा नेटवर्क है इंटेलिजेंस का, लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अमेरिका ने भी इजराइल के साथ कोऑपरेट किया है। अमेरिका ने भी मदद करी है इजराइल की कि ईरान के अंदर जो टारगेट्स हैं उनको किस तरह आइडेंटिफाई किया जाए। इसके बियॉन्ड लेकिन मुझे लगता नहीं कि मिलिट्री तौर पे अमेरिका ने किसी भी तरह का कोई रोल अभी तक प्ले किया है। लेकिन अगर मान लीजिए ईरान और अभी ईरान की सरकार पे काफी प्रेशर है रिटेलिएट करने का, जवाब देने का। अगर ईरान फिर से, जैसे हमने पहले भी 2 बार देखा था, फिर से अगर मिसाइल्स के थ्रू या ड्रोन्स के थ्रू अटैक करता है, सो उन मिसाइल्स और ड्रोन्स को रास्ते में ही रोकने का जो मिलिट्री स्टेप होगा, जिसको डिफेंसिव वे में प्रेजेंट किया जाए कि वो ऑफेंसिव नहीं, एक डिफेंसिव मिलिट्री एक्शन है, उसमें अमेरिका जरूर शामिल होगा। और अमेरिकी राष्ट्रपति ये कह सकते हैं तब कि हमने ऑफेंसिव अटैक में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन हमने इजराइल की सुरक्षा में को बचाने के लिए डिफेंसिव तौर पे हमने पार्टिसिपेट किया है, तो वहां जरूर अमेरिका शामिल हो सकता है। ऐसा लगता नहीं कि ऑपरेशन एक तरफा ही रहेगा। ईरान जरूर जवाब देने की कोशिश करेगा और ये युद्ध लंबा भी खींच सकता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। 16 जून को ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत तय थी। ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ईरानी विदेश मंत्री से मिलने वाले थे। मकसद था नई न्यूक्लियर डील की नींव रखना। लेकिन अब ये बातचीत ठंडे बस्ते में जाती हुई दिख रही है। इजराइल ने कहा है कि बातचीत का टाइम खत्म, अब एक्शन होगा। अब क्या ईरान का अमेरिका के साथ भी सीधे टकराव शुरू हो सकता है? क्या ये भी एक आशंका है? और अगर ईरान अमेरिकी बेस या जहाज पर हमला करता है, या अमेरिकी नागरिकों पर हमला करता है, या इजराइल पर ही बहुत भारी तबाही मचाता है, तो क्या अमेरिका युद्ध में उतर सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो टकराव सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच नहीं रहेगा, अमेरिका सीधे ईरानी टारगेट्स को निशाना बना सकता है। हमने आगे की संभावनाओं पर जानकारों से बात की। देखिए, मिडिल ईस्ट में इतने सारे पावर और मिलिट्री कैलकुलेशंस हमेशा होते हैं कि मुझे लगता है कि किसी भी वक्त पे बहुत ही बड़े कारणों को एक साथ होना पड़ेगा कि एक रीजनल वॉर हो जाए। अगर हम इसी को एक हाइपोथेटिकल केस की तरह देखें कि मान लीजिए कल ईरान पे अमेरिका भी अटैक करता है, तो भी मुझे नहीं लगता कि एक रीजनल वॉर बनेगा। ईरान की तरफ से जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस था पहले, वो बहुत कमजोर पड़ चुका है। हिजबुल्लाह अपनी बची खुची ताकत, और उसमें अभी सबसे ताकतवर तो हुथीज हैं, वो भी अगर आसपास के देशों पर अटैक करते तो भी मुझे नहीं लगता कि रीजनल वॉर बनेगा। अमेरिका कूद सकता है इजराइल की सिक्योरिटी के लिए, इजराइल की रक्षा के लिए, और चाहे तो वो खुद भी ईरान के टारगेट्स पे अटैक कर सकता है, लेकिन ये एक रीजनल वॉर नहीं बनेगा। इस हमले का असर अब तक क्या क्या हुआ है वो भी जान लीजिए। पहला, ईरान, इजराइल, इराक और जॉर्डन ने अपने एयर स्पेसेस बंद कर लिए हैं। फ्लाइट ट्रैकिंग साइट फ्लाइट रडार 24 के मुताबिक दर्जनों इंटरनेशनल फ्लाइट्स को रद्द या डाइवर्ट किया गया है। ये इलाका दुनिया की सबसे व्यस्त कॉरिडोर्स में, एयर कॉरिडोर्स में से है। यहाँ से हर दिन करीब 1400 फ्लाइट्स गुजरती हैं। इसके चलते ही 13 जून को एयर इंडिया का एक विमान मुंबई से लंदन के लिए सुबह रवाना हुआ और 4 घंटे की जर्नी के बाद वापस मुंबई में ही उसको लैंड कराया गया। दूसरा है तेल का दाम। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत एक दिन में 13% बढ़ गई है। कीमत अभी $78 प्रति बैरल पहुंच गई है। मार्च 2022 के बाद ये पहली बार है जब एक दिन में कच्चे तेल की कीमत इतनी बढ़ी है। आशंका जताई जा रही है कि इस टकराव का दायरा और इंटेंसिटी और बढ़ सकती है। चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। ऐसे में अगर लड़ाई और बढ़ गई तो भारत समेत पूरी दुनिया पर इसका असर होना तय है। आज का दुनियादारी यहीं तक। देखते रहिए दी ललन टॉप।